तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज हम जो अपना यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, मॉडल पेपर, जो सन 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये पेपर काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे लगभग 80% जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं उसमें मैच हो जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो और इससे सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से इसे ही मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो ये क्लास 2 घंटे से ज्यादा भी चल सकती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो आप लोगों को क्लास को पूरा ज्वाइन करके रखना एंड तक। और अगर आपका बीच में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप माइक ऑन करके माइक ऑन करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं, जैसा कि सब लोगों को पता है ऑलरेडी कि एग्जाम में 20 MCQ आते हैं। तो सबसे पहले हमें एमसीक्यू ही सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों प्रकथनों कौन सा सही है। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे हमसे पूछा पूछा गया है, निकट निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर दृष्टि की वस्तुओं को देख सकता है, दूर दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, और निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, या दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी हमें चार ऑप्शन दिए गए और हमसे ये पूछा गया है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, आप लोगों ने अगर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के, मैं जिस हिसाब से चलता रहता हूँ, अगर स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ, आप लोग ड्यूरिंग अगर माइक ऑन करके नहीं बता सकते हो तो आप अपने ऑप्शन भी शेयर कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए या बी सी जोन सा सही हो तो आप कमेंट में से ए बी सी करके भी सेंड कर सकते हो। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग जो आपको सही लगता है 4 ऑप्शन में से, आपके पास ये भी नहीं है कि ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, जोन सा सही लगता है वो आप अपना कमेंट कीजिए कि आंसर इसका सही हो जाएगा। अब सपोज दैट, ये सपोज करके बैठो कि मैं एग्जाम देने के लिए बैठा हूँ, तो अभी 20 MCQ वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक बार आपको भी एनालिसिस हो जाएगा इस समय मेरी कितनी तैयारी है, मैं कितने 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, कितने नहीं। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, सही या गलत जो भी हो। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। मैसेज कीजिए या फिर माइक ऑन करके बताइए इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमें दिया गया है। निक, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में दिया गया था निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या आता है, पास की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूर दृष्टि वाला पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये भी गलत है। और लास्ट वाला दिया दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, मैं पास की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। सही है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता, यानी जो प्रतिरोधकता होती है उसमें कब परिवर्तन नहीं होता, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए, पदार्थ परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर, सी में दिया गया प्रतिरोधक की आकृति परिवर्तित होने पर, या डी पदार्थ तथा दाब दोनों परिवर्तित होने पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो आप लोग आंसर जरूर कीजिए, हो सकता है गलत हो, लेकिन कीजिए जरूर, कम से कम कॉन्फिडेंस तो मिले हमने किया था, गलत किया सही किया, पर कुछ ना बोलने से तो बेटर है कि कुछ बोलो, सही होगा या गलत होगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी ताप में परिवर्तन। चलो कोई नहीं, आपने कोशिश तो की, मैं चलो बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखता हूँ, व्याख्या भी साथ में लिखता हूँ, जिससे दोबारा जब इसे रीड करो तो आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या था नहीं। क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन होने पर। क्यों हो जाएगा सी, इस वजह से मैं व्याख्या भी साथ में लिख देता हूँ। तो सी इस वजह से होगा, क्या होता है इसमें, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। तो ये सिंपल से प्रतिरोधकता है तार की आकार, तापमान और प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि उसकी मोटाई पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, प्रतिरोधकता आकृति पर परिवर्तन होने पर। कोई परिवर्तन कब नहीं होगा, जब प्रतिरोधक की आकृति में जब परिवर्तन होगा, तो उसके प्रतिरोधकता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इतना याद रखना, प्रतिरोधकता केवल किस पर निर्भर करती है, प्रकृति और तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, जिसमें हमसे पूछा गया है कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा। इसमें अपवर्तनांक पूछा गया है, ए के सापेक्ष ये माध्यम ए हो गया हमारा और ये माध्यम बी हो गया। हमसे ये पूछा गया जो अपवर्तनांक होगा ए के सापेक्ष बी का, वो अपवर्तनांक क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए से अधिक है, एक से कम हो जाएगा, एक या शून्य। इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर नहीं कर पा रहे हो, चलो फिर मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक से कम। अब एक से कम क्यों हो जाएगा, समझने की बात यह है कि जो किरण अवलंब से दूर जा रही है, किरण जो है ये कैसी है, अवलंब से, ये रहा अवलंब, तो अवलंब से दूर जा रही है, जिस वजह से क्या होगा, माध्यम जो बी हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। बी माध्यम में ये विरल हो जाएगा, विरल माध्यम, और ये सरल माध्यम हो जाएगा ये वाला। तो किरण कैसी, सरल माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका अपवर्तनांक होगा वो कैसा होगा, एक से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है अ, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण प्रकाश, अब क्या हो जाएगा, धुएं तथा कोहरे का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, या धुएं तथा कोहरे के द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, या धुएं तथा कोहरे का सर्वाधिक अवशोषित होता है, या वायु में तीव्रता गति से होता है। तो इसका आंसर बताओ करेक्ट क्या हो जाएगा। हमसे ये बताया गया है कि जो भवनों पर ऊंचे पे जो संकेत लगे होते हैं खतरे के, वो रेड कलर के लगे होते हैं, जिससे क्या वो दूर से आसानी से उन्हें देख सकते हैं। तो ये होता है, तो क्योंकि क्या होता है, अन्य बड़ों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है, वो बताना है। धुएं तथा कोहरे से सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है या नहीं। इन चार ऑप्शन से पढ़ के बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो फिर आप लोग अपने कमेंट साथ में चेक करते रहना, मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा आंसर सही से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी क्यों होगा,
धुएं तथा कोहरे से प्रकाश न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। इसकी वजह क्या होता है कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। जब तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो याद रखना, प्रकीर्णन कैसा होता, कम होता। और जो तरंग दैर्घ्य होती है, क्या तरंग दैर्घ्य, ये अधिक होती है। रेड की कैसी होती है, अधिक होती है, और ये कम होती है। तो जिस वजह से इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, धुएं तथा कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर अपसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका मान आकार का प्रतिबिंब बने। हमसे ये पूछा गया है, जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरणें किसी अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो वो कितनी दूरी पर होती हैं, अपसरित होती हैं 15 सेंटीमीटर पर। तो हम कोई बिंब यानी जो वस्तु रखे हैं वो किस जगह पर रखें जो आकार का जो प्रतिबिंब है बिल्कुल समान बने। तो देखो सिंपल सी बात है, जो प्रकाश की किरण अपसरित हो रही है वो हमारी कितनी दूरी पर हो रही है, वो हमारी हो रही है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक। और अगर इसकी बात की जाए और हमसे ये पूछा गया है, 1 सेकंड, जो हमसे पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है कि जो वस्तु रखेंगे वो हम कितनी दूरी पर रखेंगे। तो देखो वस्तु होगी, जो वस्तु होगी वो हमारी क्या होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो हमारी ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो फोकस दूरी के बाद ही तो होगा। जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, ये हो जाता है। तो जो फोकस जो बन रहा है ये प्रतिबिंब में 15 सेंटीमीटर पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f। तो जो इक्वल में रखेंगे तो ऑलरेडी हमें 15 वैल्यू दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 गुणे 15, तो ये कितना निकल के आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी विद्युत बल्ब का अपवर्तनांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके ऊपर उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। हमसे ये पूछा गया, जब इस पर 120 वोल्ट प्रचारित करेंगे तो इसकी शक्ति यानी पी कितनी हो जाएगी, हमसे पी पूछी गई है। आप लोग थोड़ा वेट किए, बस 1 मिनट के लिए, मैं अभी आया। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, हेलो। हाँ सर आ रही है। ठीक है, चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आदर्श लोगों के जिनके भी माइक ऑन है प्लीज अपने माइक ऑफ करके रखिए, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी जाती है तो नॉइस ज्यादा रहेगी तो दिक्कत होगी। आप लोग अपने माइक और ऑफ करके रखिए। तो देखो जैसा कि मैं बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 में था, यानी हमें जो अनुपातांक यानी 220 वोल्ट दिए गए और 100 वाट दिया गया। अभी हमसे ये कहते हैं कि हम 110 वोल्ट पर हम प्रचारित करते थे तो इसकी शक्ति कितनी होनी है, यानी हमें पी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो वैसे अगर देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है। लेकिन देखो हमेशा याद रखो, वोल्टेज में क्या होता है, जब वोल्टेज आधा होता है तो जो इसकी शक्ति होती है वो कैसी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। वोल्टेज की हमेशा जो शक्ति रहती है, नोट करके रखना, इधर लिख लेना, वोल्टेज आधा करने पर, नोट, वोल्टेज आधा करने पर वोल्टेज आधा करने पर वोल्टेज आधा करने पर शक्ति 1/4 हो जाती है, मतलब 1/4 हो जाती है। तो देखो अब शक्ति हमें टोटल कितनी दी है, वाट में दी है 100 दी है। अब 100 का 1/4 करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। यानी 100 को अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है,
कहते चित्र की अवस्था में फ्लैग के कुंजी निकाल क्षेत्रित तल एबीसीडी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाएं तो रेखाएं होती हैं। हमसे ये पूछा जाता है ये कुंजी निकाल करके, अगर इस वर्गीय प्रपत्र जो दिया गया है आयत के रूप में, अगर इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं बल रेखाओं को अगर खींचें तो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी। हमें ऑप्शन दिया गया है ए सेकेंड ए सेकेंडीकृत वृत्त, सेकंड में वृत्त दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन सी में एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं, ऑप्शन डी में जीरो से निकट सेकेंडीकृत वृत्त दूर जाने पर। तो देखो हमने जो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा होता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं में क्या होता है, ये हमेशा कैसी होती हैं, सकेंद्रीकृत। कैसी होती, सकेंद्रीकृत। और सकेंद्रीकृत किस वजह से होती हैं, क्योंकि जब मैक्सवेल के दक्षिणा हस्त का नियम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है, सकेंद्रीकृत। तो याद रखना ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि मैक्सवेल के, याद रखना मैक्सवेल मैक्सवेल के, बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना। जिस किसी भी का भी माइक ऑन है और शायद किसी का कैमरा भी ऑन है, प्लीज आप लोग अपने कैमरा और माइक ऑफ कर लीजिए। दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार, हस्त के नियम के अनुसार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंडीकृत वृत्त। नेक्स्ट है, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी ऐसी कौन सा प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, यानी ऊष्मा शोषी हो रही है। तो फर्स्ट ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनीकरण करने पर, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापतन करने पर, या जल वाष्प का संघनन करने पर, या जल का वाष्पीकरण करने पर। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया, ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो। तो देखो ऊष्मा का अवशोषण इसमें भी होगा बर्फ का ऊर्ध्वापतन करने पर, जब बर्फ का ऊर्ध्वापतन करते तब भी अवशोषण होता है। और इसमें फोर्थ में भी हो जाए जल का वाष्पीकरण करने, जल जल का वाष्पीकरण होती है तो उसमें कैसी होती है, अब्जॉर्ब होती है। तो ये ऑप्शन सेकंड भी सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ भी हो जाएगा। इस हिसाब से देखोगे तो अपना ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में हमें दोनों दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत सुमेलन बी में दिए गए अम्लों से कीजिए। यानी एक तरफ हमें अम्ल दिए गए, एक तरफ जो सॉरी पदार्थ दिए गए, और पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो इधर दिए गए। तो ऑप्शन ए को कॉलम बी से मिलाना है। जैसे हमसे पूछा गया है कि संतरा में जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी जो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, तो हमें मैच करने हैं। अगर सेकंड चैप्टर को देखो तो बुक्स में भी दिया गया है किसमें कौन सा पाया जाता है, तो इसमें हमसे मैच करने को बोला है। देखो संतरा में क्या होता है, जो होता है वो कैसा होता है, सैट्रिक अम्ल होता है। तो फर्स्ट संतरा को हम किससे मैच करेंगे, सैट्रिक अम्ल से कर देंगे। उसके बाद हमसे इमली का दिया है, इमली में क्या होता है, टैट्रिक होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो ये तो कुछ बेसिक है जो पता होंगे, इमली का तो सभी को पता होगा टैट्रिक अम्ल होता है। बात की जाए सिरका की, तो सिरका में क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। उसके बाद टमाटर, टमाटर का तो इजी है बिल्कुल, अब ऑप्शन भी एक ही बच रहा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीलिक अम्ल। अब इस हिसाब से देखो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, संतरा का थर्ड से लगा दिया, इमली का फोर्थ से, इमली कितने पर, टू पर इमली है, इमली का फोर्थ, इमली का क्या था, टाइट्रिक अम्ल, फोर्थ हो जाएगा। हमने थर्ड का मैच किया था सिरका का फर्स्ट से, सिरका का फर्स्ट से कर दिया, टमाटर का फोर्थ का फर्स्ट से, फोर्थ का फर्स्ट से। अब तो दो ऑप्शन आ गए इसमें, थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट। सेकंड का जो मिलाया था वो किससे मिलाया था, सिट्रिक अम्ल से। इमली
इमली का फोर्थ ही हो जाएगा। ऑप्शन तो मैच नहीं करे, लेकिन होता टमाटर का ऑक्सैलिक ही होता है, और सिरका का भी एसिटिक होता है, और इमली का भी टार्ट्रिक अम्ली होता है, और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन मैच नहीं करे किसी से भी। फोर्थ का फर्स्ट से हो गया, फोर्थ का फर्स्ट से इधर भी दिया गया, फोर्थ का फर्स्ट से इधर भी दिया गया, और सेकंड का फोर्थ है, सेकंड का फोर्थ इसमें दिया गया, लेकिन थर्ड का सेकंड से, और फर्स्ट का इधर फर्स्ट का थर्ड से कर रही है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, फिर उन्होंने ये गलत दे रखा है। सेकंड का फोर्थ से हो गया, थर्ड का सेकंड से हो गया, और फोर्थ का फर्स्ट से हो गया, बच रहा कौन सा, थर्ड वाला सिट्रिकम, ये ऑप्शन ए का थर्ड से हो गया। सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कोई मैच भी करे ऑप्शन। फर्स्ट का देखो संतरा वाला हमने किससे किया था, सिट्रिक, यानी थर्ड से हो गया। सेकंड इमली को हमने फोर से कर दिया, तो सेकंड इमली फोर से हो गया। थर्ड हमने सिरका को मैच किया है सिट्रिक अम्ल यानी सेकंड से किया, तो ये सेकंड हो गया। फोर्थ टमाटर को हमने ऑक्सैलिक अम्ल से किया, फर्स्ट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब ये काफी, और देखो ऑप्शन में अगर पेपर को सरल बनाना होता है तो वो सिंपल भी पूछ सकता था, लेकिन देखो उसने तुम्हें ऑप्शन भी दिए, उसके बाद मैच भी करा रहा कि किससे कहाँ मैच कराना है। नेक्स्ट देखो हमें दो कथन दिए गए हैं। कथन में हमसे पूछा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संघटक है। अब ये बताओ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एसिटिक ये क्या होता है। सोडियम क्या होता है हमारा Na, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा H, और कार्बोनेट एसिटिक क्या हो जाएगा CO3। आप लोगों को याद आया NaSCO3 क्या होता है, कल की क्लास में भी पढ़ाए थे। NaSCO3 क्या होता है, ये होता है बेकिंग सोडा। और हमसे पूछा गया है क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये कि हमारा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा क्या करता है, इसके उपयोग में ही लाया जाता है, पेट में जो एसिडिटी की वजह से जो जलन होती है उसे उदासीन करने में काम करता है। तो ये अब बताओ, ऑप्शन दिए गए हमें, कथन सही है परंतु तर्क गलत है, कथन और तर्क दोनों सही है, तर्क कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमें कथन दिया गया NaSCO3 ये दिया गया एक घटक है, बिल्कुल सही बात, घटक है, और इसका उपयोग हम पेट में अम्ल को क्षारीय उदासीन करने के लिए भी करते थे, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, कथन और तर्क दोनों सही है, तर्क अब कथन का स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है तीन तत्व दिए गए XYZ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया है, एक्स का 2 8 दिया गया, और वाई का 2 8 7 दिया गया, और जेड का 2 8 2 दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कथन में एक्स एक धातु है, वाई एक धातु है, जेड एक अधातु है, और डी वाई क्या है, एक अधातु और जेड है। अब हमें बताना है। तो देखो, अगर तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, हमें के एलिमेंट कोष्टक में भरने होते हैं। तो जैसे हमें पता होता है, जैसे हमारा देखो, इसमें देखो Cl कितना होता है, जब Cl को करते हैं तो Cl में क्या होता है, बैलेंस करने पर जो 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, Cl में कितने आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने दिख रहे हैं, 7। जबकि हम Mg की बात करें, Mg एक, तो Mg में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इधर भी हमें 2 मिल रहे हैं बैलेंस होने के बाद। देखो 2 8 तो बैलेंस करने के एल एम कोष्टक होते हैं, KLMN, 2 8 18 32 ऐसे करके भरते हैं हम। तो इसमें कॉलम देखो 2 8 वाले तुम्हारे पूरे भर जाते हैं, उसके बाद 7 बचता है, तो ये किसका बचता है, हमारा Cl का। और 2 8 फिल करने के बाद हमें जो 2 बच रहे हैं ये किसमें बचते हैं, Mg के पास होते हैं। तो Mg हमारी क्या होती है, ये क्या होते हैं, Mg हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा। Cl हमारा क्या होता है, एक अधातु होता है, सॉरी Cl एक अधातु होता है, और Mg क्या होती है, धातु होती है। तो Z क्या हो जाएगी, एक धातु हो जाएगी हमारी, और बाई क्या हो जाएगा, एक अधातु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है CH3CH2OH रिएक्शन कराई जा रही KMnO4 की उपस्थिति में CH3COOH।
अब हमसे पूछा गया उपक्रिया अपक्रिया में KMnO4 किस रूप से कार्य करता है। हमें ये बताना है कि इसमें जो KMnO4 दिया गया है ये किस चीज का काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया अपचायक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में या निर्जलीकरक के रूप में। तो देखो जो KMnO4 उपस्थिति कर रहा है ये किसकी उपस्थिति क्या करा रहा है, इसका जो दिया गया इसका क्या करा रहा है, ऑक्सीकारक। ये इसका KMnO4 के जब इसके साथ ऑक्सीकारक करते हैं तभी ये प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो IUPAC संरचना से पूछा गया, हमें पूछा गया ब्यूटेनोइक अम्ल की संरचना सूत्र लिखिए। देखो ब्यूटेनोइक IUPAC आती है आप लोगों को अच्छे से था। ब्यूटेनोइक यानी ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन लिख लोगे, 1 2 3 4 ब्यूट हो गए। लास्ट में क्या रहा, नोइक यानी ओइक। ओइक अम्ल की पहचान क्या है, ओइक अम्ल में क्या होता है, COOH। कार्बोक्सिलिक होता है ना ये COOH, तो इसकी पहचान होती है। तो हमें पता है जो लास्ट में लगेगा वो क्या लगेगा, COOH लगेगा। इसमें COOH चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, डबल O और OH। अब इसे बैलेंस कर लो, क्या हो जाएगा, HH और इसके दो दो, ये वाला तो बॉन्ड इसका शेयर ही नहीं होगा। हो गया। आप देख लो किस ऑप्शन से मैच करा रहा है। तो IUPAC नाम बनाएंगे तो इस हिसाब से ही बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले में पहली बात तो देखो ये गलत दिया गया, कार्बन कितने बॉन्ड शेयर करता है, 4 करता है ना, 2 इधर हो गए, एक इधर, ये 4, ये तो गलती हो गया। सेम इसमें भी ये गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ देखो बैलेंस कर रहा है 1 2 और 2 4। अगर इसके बॉन्ड भी देख लोगे तब भी आंसर लगा दोगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, दिया गया है यदि लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख में कौन सी घटना प्रभावित होती है। यानी मुंह में बताया गया है कि लार में एमाइलेज की कमी हो जाए, अमाइलेज की, तो जो कौन सी घटना होती है, प्रोटीनों का अम्ल में विघटित होना, या स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, वसाओं का अम्लों तथा ग्लिसरॉल में विघटित होना, या विटामिनों का अवशोषण होना। तो देखो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। ये कब हो जाता है, जब मुंह में एमाइलेज की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15 में दिया है कुछ जीव अवायु श्वसन करते हैं। जो कुछ जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, अवायु श्वसन करते हैं। जैसे दिया गया है, अब बर्डन दिया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु, पायरुवेट विखंडन होता है, पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उपरोक्त कथन वर्णन ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हमें ऊपर कथन दिया गया है, अब कथन दिया, नीचे वर्णन दिया गया है। हमसे ये पूछा गया है कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें जो इसका बताना है वो सही सा ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कथन ए सही है लेकिन वर्णन व्याख्या सही करता है। दोनों कथन गलत हैं। कथन सही है परंतु वर्णन गलत है। कथन सही है परंतु जो गलत है क्या, अब कथन गलत दिया गया है। अगर इस लेवल का अगर आप लोगों का पेपर आता है तो बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो हाई लेवल में, कैसे जैसे PCS की एग्जाम वगैरह हो तब ऐसे ऑप्शन रखते हैं। अब हमें एक कथन दे दिया गया और एक वर्णन दिया गया, हमसे ये पूछा गया कथन और वर्णन सही है या नहीं है। अब देखो स्टार्च क्या होता है, ये वायवीय क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। यानी कथन जो वायवीय श्वसन है इसमें बताया गया है वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन करते हैं कुछ जीव, बिल्कुल सही बात है, कुछ करते हैं। लेकिन ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणुओं का पायरुवेट विखंडन होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ही होना चाहिए, क्योंकि कथन भी सही दे रहा है। क्योंकि मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं और उसका वर्णन व्याख्या सही करता है, सही है। कार्बन जो 6 वाले अणु होते हैं वो ग्लूकोज के 3 कार्बन में पायरुवेट में विखंडन हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो फिर हमसे मैचिंग कराने को बोल रहा है, कॉलम ए दिया गया और कॉलम बी में मैच करना है। अब देखो मैचिंग में क्या होगा, जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है ये किसमें होता है, नियंत्रण और जो समन्वय होता है वो किसमें होता है,
इसका हो जाएगा तंत्र का तंत्र से। उसके बाद दिया ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं किससे होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं कैसी होती हैं? जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? जो इच्छा से करते हैं। तो इच्छा से हम क्या करते हैं? ये हो जाएगा इससे। लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, कार्यक्रम समिति, ताली बजाना, ये सभी क्रियाएं कैसी होती हैं? जो जानबूझ के करते हैं। जैसे लिखोगे तो हमारा मन होगा तभी तो लिखेंगे। लेकिन कुछ अनैच्छिक क्रियाएं कैसी होती हैं? जैसे सांस लेना, कंट्रोल से बाहर होता है, हमें सांस लेनी पड़ती है। कभी अचानक छींकना, छींक आ जाती है तो अचानक आती है ना। या पलकों का झपकना, जबकि तुम्हारी आंख की तरह कोई चीज आती है तो अपने आप पलकें झपकने लगती, आंख बंद हो जाती है। ये कैसी अनैच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? जो हम जानबूझ के करते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग अनुसार करते हैं। आगे हमसे दिया पश्च मस्तक में स्थित भाग अनुमस्तक, ये कहाँ पर होता है? तो इसका मैच क्या हो जाए? शरीर की संस्थिति तथा संतुलन। ये जो भाग होता है ये क्या करता है? शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए होता है। अब ऑप्शन ये बताती है किसका साथ हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि के साथ। अब हमें जो ऑप्शन देखने हैं वो ऑप्शन देखने हैं। फर्स्ट का हमने किससे मैच किया था? फर्स्ट का किया था बा से। बा इधर मिल रहा, इधर मिल रहा। उसके बाद सेकंड वाला ऐसी क्रिया आ से हो रही, आ से हो रही, इधर भी आ। थर्ड का क्या होता? थर्ड से किया था दा से, थर्ड से दा से। ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से चित्र ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है? ये मैंने लास्ट की कुछ क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया होगा, अगर याद होगा। हमसे ये पूछा गया ये ए वाला भाग दिया गया, ये किस चीज को दर्शाता है? बीजांड को, मादा युग्म को, वर्तकाग को, या वर्तकाग्र को? तो अगर पिछली की क्लासों को अगर आपने रिवीजन करा होगा तब भी इससे अच्छा पता होगा ये क्या होता है हमारा? वर्तकाग्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तकाग्र। अब वर्तकाग्र कैसे हो जाएगा? अगर तुम्हें याद होगा तो फूल के जो स्त्री केसर का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है जहाँ परागकण आते हैं, परागकण यहीं तो आते हैं। ये स्त्री केसर का ऊपरी वाला भाग है, तो ये क्या होता है हमारा? वर्तकाग्र। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यदि मटर के गोल तथा हरे बीज के पौधे आर 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 वाई, कैपिटल आर आर और स्मॉल वाई वाई, झुर्रीदार तथा पीले रंग के वाले बीज पौधे आर आर वाई वाई में संकरण कराए जाएं तो F1 के बीज कैसे होंगे? अब तुम्हें F1 की पीढ़ी में मैंने बताया था, अगर याद होगा तो F1 की पीढ़ी में क्या होता है? जैसे हम एक बड़ा पौधा लेते हैं, ठीक, और एक हम छोटा पौधा लेते हैं। अब इनका जो हम संकर कराते हैं, जो नया F1 की पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होगा वो हमें कैसा होगा? बड़ा प्राप्त होगा, क्योंकि इसके जो प्रभावी प्रभावी लक्षण मैंने पढ़ाए थे तो उसमें क्या होता है? प्रभावी लक्षण दिखते हैं, अब प्रभावी लक्षण नहीं दिखते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल और पीले। गोल भी बनेंगे और पीले भी बनेंगे, क्योंकि ये F1 पीढ़ी में है। और जब F2 पीढ़ी में जाएंगे तो इनके गुण अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल पीले। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित चित्र में किससे संबंधित है? यानी जो चित्र दिया गया है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया अमीबा में उत्सर्जन से, कोशिका विभाजन से, अमीबा में पोषण से, अमीबा में जनन से। तो अगर इस चित्र को सही से तुम देखोगे तो ये क्या बताता है? इसमें अगर देखोगे तो अमीबा क्या करता हुआ दिख रहा है? भोजन को ग्रहण करते हुए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अमीबा में यहाँ से यहाँ तक की पूरी स्ट्रक्चर लेके जाओ तो ये भोजन को ग्रहण करते हुए दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा में पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया गया है ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किसमें होता है? एक बहुदिशीय में होता है, एक दिशीय में होता है, तीन दिशक में होता है, इनमें से कोई नहीं होता। ऊर्जा जो एनर्जी होती है वो प्रवाह करती है, वो किसमें करती है? हमें ये बताना था। तो देखो, याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा हमेशा होती है वो क्या होती है? उत्पादन से उपभोक्ता में जाती है। कैसे जाती है? उत्पादक से उपभोक्ता में, उपभोक्ता में। तो मतलब क्या होती है? एक डायरेक्शन ही में तो चलती है, उपभोक्ता से, उत्पादक से उपभोक्ता में जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशकीय। भाई ये इस दिशा में जाती है, वापस नहीं आती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशकीय। इसी के साथ हमारे 20 एमसीक्यू जो थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग प्लीज माइक ऑन करके बताओ जो एमसीक्यू थे वो क्लियर हुए आप लोगों को?
ऐसा तो नहीं सिर्फ आंसर रटना पड़े, सही से समझ में भी आए कि इसका आंसर ये है तो क्यों होगा। माइक ऑन करके प्लीज बताओ। हाँ सर, समझ गए। चलो अच्छी बात है। आगे फिर देखो, अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो वर्णनात्मक होते हैं, नहीं रिटर्न एग्जाम वाले। इस पेपर को देखो, इसमें आंसर कैसे दिए गए हैं। पूरी हमें साड़ी बना के देगी जिसमें फिल करना है क्या है क्या नहीं। वेट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं इसका पीडीएफ भी लगा रहा हूँ एक तरफ से पेपर, आप लोगों को दिक्कत ना हो। 1 सेकंड। मैंने ऑलरेडी इस पेपर का सोल्यूशन रख रखा है, तो जिससे आपको भी टाइम, क्योंकि अगर एक एक चीजों को मैं लिख के कराऊंगा तो टाइम काफी लग जाएगा। तो साथ में एक तरफ हम अपने क्वेश्चन पेपर को रखते, एक तरफ अपना सोल्यूशन रखेंगे, जिससे आपको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। अब जो हमसे पूछा गया है, इस तरफ देखो पेपर में पेपर में अगर देखोगे तो फर्स्ट में हमें क्वेश्चन में दिया गया है वस्तु क्या है, देखो स्थिति क्या दी, कंडीशन देखो, बिंब की स्थिति दी जा रही है, प्रतिबिंब की स्थिति दी जा रही है, प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज दिया जा रहा है और प्रतिबिंब की आकृति दी जा रही है। अब हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है जो प्रतिबिंब रखी है वो कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। प्रतिबिंब में देखो जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस पर है, F2 पर है। अब हमसे पूछा गया प्रतिबिंब का जो अपेक्षिक साइज है वो साइज क्या होगा, जबकि प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक बनेगी और कैसी होनी चाहिए, अथवा तथा की बात भी पूछा गया कैसा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज क्या होगा, अत्यंत छोटा। जो हमें फिल करना है वो क्या हो जाएगा, अत्यंत छोटा। सेकंड में ऐसे ही देखोगे, सेकंड में पूछा गया 2F1 पर 2F प्रतिबिंब की देखोगे तो 2F2 पर है। हमसे पूछा है प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज क्या हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। सी वाले में देखोगे, सी में जो हमें फिल करना है, सी में क्या फिल होगा, आ, सी की जगह पर हमें जो फिल करना है वो करना है, बिंब हमारे 2F1 पर है और प्रतिबिंब 2F2 पर है। जबकि प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज देखोगे तो ये हमें अपेक्षिक साइज फिल करना है, तो ये सी में क्या हो जाएगा, बिंब के समान साइज। आप लोगों को पेपर में, अच्छा आप लोग माइक ऑन करके बताओ, आप लोगों को पेपर में ABCDFG जो लिखे हैं कॉलम, ये शो हो रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। हाँ सर, देख रहे हैं। हाँ, तो जो मैं आंसर फिल करा रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से करा रहा हूँ, जैसे इसमें ए लिखा है तो ए की जगह पर ये फिल होगा, बी की जगह पर ये फिल होगा, सी की जगह पर ये फिल होगा। अब हमें जो डी की जगह पर दिया है तथा उल्टा लिखा है, यहाँ पर फिल क्या होगा, तो ये डी में क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। जो प्रथम बनेगी वो कैसे बनेगी, वास्तविक और उल्टी प्रत्यय। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है एफ तथा 2F1 के बीच फोकस पर जो वस्तु रखी वो हमारी कहाँ रखी है, एफ तथा 2F1 फोकस पर रखी है। अब हमें ई में फिल करना है, ई की जगह पर क्या होगी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगी वो कैसी बनेगी, तो जो प्रतिबिंब हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, 2F तथा F2 से परे। जो प्रतिबिंब बनेगी जो रियल बियॉन्ड 2F2 बनेगी, यानी 2F2 से काफी दूर बनेगी जाकर के। अब इसके प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज बताया गया बड़ा तथा अत्यधिक वर्धित दिया गया। अब हमसे इन्होंने प्रतिबिंब का साइज पूछ लिया है, तो प्रतिबिंब एफ की साइज में क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। अगर जी में फिल करने को देखोगे, हमें प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र क्यू पर दी गई है, हमें जी की जगह पर फिल करना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो जाएगी, बिंब की ओर। अगर एच की जगह पर हमें कॉलम फिल करना है, यानी प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्धित तथा बड़ा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन टू में देखोगे तो वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी हमसे जो पूछा गया है वो इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया है कि इंद्रधनुष का वर्णन करना है।
अच्छा, इंद्रधनुष सभी ने देखा है ना? माइक ऑन करके प्लीज बताओ, इंद्रधनुष तो सभी ने देखा है। हाँ सर देखा है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं, टोटल कलर कितने होते हैं बेटा? सर 7। 7 कलर होते हैं। देखो एक बार मैं आप लोगों को इमेज दिखा रहा हूँ। इमेज शो हो रही है आप लोगों को? हाँ सर हो रही। हाँ देखो, इंद्रधनुष में जो कलर दिए जाते हैं वो टोटल इतने ही कलर होते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट देखोगे तो हमें बैगनी दिया गया है। सेकंड नंबर पर जो आता है वो जामुनी कलर आता है। थर्ड नंबर पर नीले आता है और फोर्थ पे पीला आता है। उसके बाद फिर नारंगी, हरा, लाल, ये टोटल 7 कलर होते हैं जो इंद्रधनुष में बनते हैं। तो सेम इंद्रधनुष जब बनता है तो इसी कलर में बनता है। अब देखो हमें घटना समझनी है कि इंद्रधनुष बनता कैसे और क्या होता है। इसके मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है, वो बताता हूँ आप लोगों को। इंद्रधनुष का निर्माण तो देखो, वर्षा के पश्चात क्या होता है? वर्षा के पश्चात आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदें दिखाई देती हैं। देखो जब वर्षा रहती है, वर्षा होने के बाद आकाश में जो जल की बूंदें कुछ रह जाती हैं, जो छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और इन धनुष का निर्माण करती हैं। देखो प्रकाश आसमान में क्या होता है, आसमान कैसा होता है हमारा, साफ हो जाता है वर्षा के बाद में। तो ये एक प्रिज्म की तरह नहीं, सफेद प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और जिसमें बूंदें, प्रकाश की कुछ किरणें, बूंदें, पानी, जल की बूंदें रह जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो अपवर्तन के और विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होता है और 7 रंगों में बिखर जाता है। अभी कभी आप ऐसा करना, जो एक प्रिज्म लेना, जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो किस में गुजरता है, पानी की बूंदे से। पानी की जो बूंदें होती हैं वो कैसी होती है, एज ए प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। प्रिज्म की तरह से मतलब क्या हो जाता है, सपोज दैट जैसे ये हमारा है, कोई प्रिज्म ले लो, मतलब सफेद प्रिज्म की तरह ले लो, पारदर्शी जैसे सफेद कांच की तरह ले लो। ये प्रिज्म की तरह हो गया पुण्य। अब इसमें जो सूर्य का प्रकाश आता है, यानी सन की जो किरणें आती है इससे होकर के गुजरती हैं। हमें पता होता है जब बारिश होती है तो हमारा आसमान कैसा होता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, जिसमें डस्ट वगैरह इतनी नहीं रहती है। तो जब सूर्य का प्रकाश जब पानी की बूंदों से गुजरता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसका जो होता है कलर में, वो कैसा हो जाता है, अपवर्तित होता है। जब प्रकाश की किरणें गिर जाती हैं तो वो अपवर्तित हो जाती हैं और कितने कलरों में निकलती जाती करके, 7 कलर में जाती हैं, अलग अलग 7 कलरों में विभक्त हो जाती हैं। आगे देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बूंद के अंदर प्रकाश की किरणें आंतरिक सतह से टकरा करके वापस लौटती हैं। जब प्रकाश की किरणें बूंद में जाती हैं तो उसकी सतह से टकराती है, फिर उसी सतह से वापस लौट करके आती हैं। आगे क्या होता है, अपवर्तन होता है। अंत में प्रकाश की बूंदें जब बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसे हम इंद्रधनुष दिखाई देता है। पूरी स्टेप क्या होती है, स्टेप को समझो। सबसे पहले क्या होती है, सूर्य की किरणें निकलती हैं और प्रिज्म से होकर के जाती हैं। किससे होती हैं, प्रिज्म से जाती हैं। जब प्रिज्म से पहुंचती हैं तो ये अपवर्तित होती हैं, सतह से टकरा के अपवर्तित होती है, अपवर्तित होकर के फिर ये किरणें निकलती हैं और ये किरणें जाके कहाँ जाती है, हमारी आंखों से, जब हम देखते हैं तो हमारी आंखों से टकराती हैं। जब आंखों आंखों से टकराती है तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं आसमान में। इस प्रकार ही हमारा क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और सबसे अच्छी बात यह है समझने वाली कि इंद्रधनुष का वर्षा के बाद ही निर्माण क्यों होता है। तो कॉमन बात यह है कि उस समय आसमान कैसा होता है, एकदम स्वच्छ साफ हो जाता है। तो जो पानी की बची हुई बूंदें होती है वो कैसा काम करती है, एज ए प्रिज्म की तरह। तो आई होप आपको समझ में आया और डेफिनेशन भी लिखे हैं सही से, यानी जो इंद्रधनुष बनता है वो किस प्रकार से बनता है। 3 स्टेप में मैंने आसानी से आपको दिखाया है। आगे देखो, हमसे क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो दिया है, निम्नलिखित चित्र को देखिए तथा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम दिया गया है। ठीक, अगर तुम अपना हाथ भी देखोगे इस हिसाब से बना करके देखो तो ये हमारा कौन सा हाथ हो जाता है, बायां हाथ। तो ये बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ऑप्शन वाला में, उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है। तो हमें अच्छे से पता है ये किससे संबंधित है, बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित है। सेकंड में पूछा गया, हस्त तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है। यानी हस्त तर्जनी जो उंगली दर्शाती है वो क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यानी जो घूमेगा
वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में घूमेगा, तो वो हमें डायरेक्शन दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो क्या दर्शाती है, दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मध्यमा क्या दर्शाती है, यानी मध्यमा जो मध्य वाली होती है वो क्या दर्शाती है। तो मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। मध्यमा जो जो तर्जनी होती है ये क्या दर्शाती है हमें, मध्यमा वाली, ये तर्जनी के जो पास में दी जाती है मध्यमा, ये क्या दर्शाती है, ये दिशा दर्शाती है किसकी, विद्युत धारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इसी में निम्न, इस नियम के अनुसार अंगूठा किस प्रकार का संकेत करता है। हमें देखो तर्जनी होती है, तर्जनी बताई थी, तर्जनी किसका कार्य करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। मध्यमा किसका कार्य करती है, ये प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। और हमसे पूछा गया अंगूठा क्या दर्शाता है, तो अंगूठा क्या दर्शाता है, अंगूठा चालक पर लगने वाला बल यानी फोर्स, गति की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा क्या बताता है हमें कि गति क्या है और बल क्या है, ये दर्शाता है। तो हमें तीनों चीजों को बताना था। अंगूठा याद रखोगे गति और बल को बताता है, तर्जनी क्या कर रही होती है, तर्जनी दिशा बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, और माध्यमा क्या बताती है, विद्युत धारा की दिशा को। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें दिया गया भू संपर्क तार का क्या कार्य होता है, इसके धातु के आवरण को संकेत भू संकेत में करना क्यों आवश्यक होता है। देखो अपने इधर नहीं होता, जब हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्या होता है, एक भू संपर्क तार लगाया, भू संपर्क तार से क्या होता है, ऊपर से नीचे तक एक तार लगाया जाता है जो जमीन में जाता है। ये तार क्या करता है, अर्थिंग का काम करता है, जो हमें सुरक्षा दिलाता है। तो भाई समझना भू संपर्क जो तार क्या कार्य करता है। तो देखो दिया गया है भू संपर्क तार यानी अर्थ वायर सुरक्षा के लिए होता है, विद्युत धारा के रिसाव यानी लीकेज की स्थिति धारा को कम प्रतिरोध का रास्ता प्रदान करता है और जमीन में भेज देता है। क्या होता है, धातु के आवरण संधारित्र भू संपर्क करना क्यों आवश्यक है, तो देखो ताकि अगर किसी कारणवश विद्युत में तार धातु की सतह छू लें तो उपयोगकर्ता को बिजली का झटका न लगे। कॉमन सी बात ये होती है कि जब हमें कहीं भी झटका लगता है, घर में जो करंट वगैरह लगता है वो कब लगता है, जब हमें अर्थिंग मिलती है। अर्थिंग से मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई तार टच हो जाता है और टच होने पर क्या होता है, जैसे हम पैरों में कोई स्लीपर वगैरह नहीं पहन रखी है या नमी में कहीं खड़े हैं या किसी हरी चीज को पकड़े, मतलब लकड़ी वगैरह कुछ ऐसी चीज टच हो रही है जिससे अर्थिंग मिल जाए। जब हमें अर्थिंग मिलती है तभी हमें करंट लगता है। अगर आप तुम सही से किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जिससे अर्थिंग ना मिले हो, तो तुम लाइट का कौन सा भी एक वायर पकड़ लो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन करंट कब लगता है, जब अर्थिंग मिलती है। तो इसके लिए क्या होता है, बिल्डिंग में एक तार लगा के हम जमीन में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है अगर कहीं भी हमारा अर्थिंग से संपर्क, तार से संपर्क होता है तो अर्थिंग मिलने से हमें झटका यानी जो करंट लगता है वो करंट झटका ना लगे। तो अब आपको क्लियर रहा कि भू संपर्क तार का उपयोग हम किस वजह से करते हैं, क्योंकि घर में उपयोग करने से अगर हमें कभी भी तार हमारे टच में आता है तो हमें जो झटका लगता है वो झटका नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी वाले में हमसे पूछा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। तो जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पूछा गया है वो क्या होता है। तो देखो हो जाएगा, जब किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा का क्षय यानी हीट के रूप में होता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, देखो जब विद्युत धारा किसी में प्रवाहित करते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है, यानी एनर्जी कहीं ना कहीं नष्ट हो रही होती है, यानी हीट के रूप में हो रही होती है। तो इसे क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा का प्रभाव कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी, यानी जूल का तापन नियम है। ये जूल का तापन नियम भी कहलाता है। तो हमसे सेम यही पूछा गया था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो तापीय प्रभाव क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, इसमें ऊष्मा का क्षय होता है। आगे देखो हमसे पूछा गया है अथवा वाले क्वेश्चन में देखोगे फर्स्ट दिया गया घरेलू विद्युत परपथों में श्रेणी क्रम का संयोजन क्यों नहीं किया जाता है। घर में जो हम परपथ यूज करते हैं उन्हें हम जो श्रेणी क्रम में क्यों नहीं यूज करते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तुम सभी ने पढ़े होते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारा घर की एक माइन लाइन जा रही है। अब हमें क्या लगाना होता है, रात में यहाँ कहीं बल्ब लगाना होता है, ठीक। इधर हमने कोई फैन का वायर लगा दिया, इधर हमने कहीं कूलर का वायर लगा दिया, इधर रेफ्रिजरेटर का वायर लगा दिया। तो एक सीरीज में जा रहे हैं ना, तो ये हमारे किस क्रम में जुड़ जाते हैं, थ्री क्रम में। तो हमसे ये पूछा गया इन्हें थ्री क्रम में हम क्यों नहीं लगाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
घरेलू परपथ में श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों नहीं किया होता है? देखो, श्रेणी क्रम में अगर एक उपकरण खराब हो जाए तो पूरा परपथ टूट जाता है। जैसे समझो, मैंने अभी बताया था तुम्हारी एक श्रेणी क्रम में जा रहा है, तुमने यहाँ बल्ब लगा दिया, ठीक, यहाँ तुमने फैन लगा दिया, यहाँ कूलर लगा दिया है, रेफ्रिजरेटर। अब अगर सपोज दैट यहाँ पर कोई कमी आ जाती है, कोई उपकरण खराब हो जाएगा, तो यहाँ से ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जो करंट होगा वो आगे फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि करंट यहीं रुक जाएगा, ये खराब हो गया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसे श्रेणी क्रम में नहीं लगाते, क्योंकि अगर एक उपकरण खराब हुआ तो पूरा परपथ रुक जाता है, काम करना बंद हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे, सेकंड में पूछा गया है विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? हमसे ये पूछा गया, जो हम तार वायर यूज करते हैं वो अधिकतर हम जो यूज करते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम के क्यों करते हैं? तो देखो, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, सभी उपकरणों का समान वोल्टेज 220 नहीं मिल पाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। जो कॉपर और एल्यूमिनियम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है, जिससे क्या होता है, करंट सभी उपकरण होते हैं घर में जैसे यूज कर रहे होते हैं, कहीं बल्ब जल रहा होता है, कहीं मोटर पंखा चल रहा होता है, तो अगर इसके वोल्टेज नापोगे तो हर जगह वोल्टेज कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो रहे होते हैं। तो इस वजह से हम तार का किसका उपयोग करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के तार का उपयोग करते हैं। थर्ड में हमसे पूछा गया है, जो थर्ड में हमसे पूछा गया है, किसी तार का प्रतिरोध उनकी अनुप्रस्थ तार के क्षेत्रफल के किस प्रकार का कार्य करता है? तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा, हमसे ये पूछा है किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। यानी तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखो, तार का जो प्रतिरोध होता है वो आर होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है। और इसका होता है क्या, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/a। देखो, अर्थात तार मोटा होता है जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, और अगर पतला है तो तार का प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत है, अगर तार मोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा, और तार अगर पतला रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा। इस प्रकार से ये परिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे, हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को सही से पढ़ोगे तो दिया गया है हमें, एक यौगिक सी अणु जिसमें C2H4O2 सोडियम धातु से क्रिया करके एक यौगिक R बनाता है, ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, तथा गैस मुक्त होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक सी अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल ए से क्रिया कर एक मीठी गंध युक्त अणु यौगिक एस यानी अणु C3H6O2 बनाता है। सी में NaOH मिलाने पर आर तथा जल देता है। एस NaOH विलयन से अपक्रिया कर पुनः आर तथा ए देता है, यानी CrAs को पहचानिए। अब इसमें हमें पहचानना है CrAs होता क्या है। अब देखो, जो मैंने सोल्यूशन में लिख रखा है, हमें CrAs की पहचान करनी थी। सी क्या है, आर क्या है, ए क्या है, एस क्या है। अब डिटेल से सही से समझना, हमें एक यौगिक दिया गया था सी, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H4O2, ठीक। और जो दिया गया वो होता क्या, हमारा एथेनोइक अम्ल है। ऐसा सूत्र दिया गया जिसमें क्या हो, दो दो कार्बन दिए गए थे, 4 हाइड्रोजन दिए गए थे और 2 ऑक्सीजन दिए गए थे। तो इससे हमारा क्या बन रहा है, CH3COOH, यही तो हमारा बन रहा है। 2 कार्बन हो जाएंगे, एक कार्बन ये देखो, एक कार्बन ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, तो 3 हाइड्रोजन, एक ये 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने दिए गए, 2, तो 2 ऑक्सीजन ये। तो जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये बन रहा है एथेनोइक अम्ल बन रहा है। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी एथेनोइक हो जाएगा। उसके बाद सी सोडियम से क्रिया करके आर बनाता है, जो देता है गैस देता है, तो क्या देता है, कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, H2 गैस देता है। उसके बाद जो पॉप ध्वनि करती है, आर सोडियम एथेनोएट है। अब हमसे आर पूछा गया था, आर क्या, तो आर क्या इसका काम कर रहा है, आर एथेनोएट का काम कर रहा है। एथेनोएट क्या होगा, CH3COONA। जबकि सी अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल ए से क्रिया करके मीठी गंध वाला यौगिक एस क्या बनाता है, C3H6O2 बनाता है। और अब इसमें समझोगे तो क्या हो जाएगा,
एस में 3 कार्बन है जबकि सी में 2 कार्बन है और एल्कोहल में एक कार्बन होता है अतः ए में मेथेनॉल यानी CH3OH एस एस्टर है जिसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल एथेनोएट। अब ओवरऑल समझने के बाद हमें दिया गया है, अब हमसे ये पूछा गया है कि बनेगा क्या, सी की जगह पर क्या निकल रहा था और आर की जगह पर क्या निकल रहा था और ए की जगह एस की जगह क्या निकल रहा था। तो मैंने देखो इधर जो क्वेश्चन में पूछे गए थे सेम चीजें हमें दे देंगी, तो भाई एक्सप्लेनेशन में मैंने इधर भी लिख रखा है, उसके बाद जो करेक्ट आंसर सेपरेट लिख रखे हैं। सी की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, सी की जगह पर क्या निकला था एथेनोएट यानी एथेनोएट हम निकला था। आर की जगह पर क्या निकला था, आर की जगह पर सोडियम एथेनोएट निकलेगा, तो ये आर की जगह पर हो जाएगा। और ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा, तो ये मेथेनॉल हो जाएगा। एस की जगह पर एक एस्टर बन रहा है तो एक ये एस्टर निकल के आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन था तो बहुत आसान, लेकिन आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया आप समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने घुमा के पूछा है, चीजें देते गए। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक अर्थसूत्र दे दिया है, सी वाले में क्या दिया था, मैं C2H4 दे दिया था इन्होंने और O2, लेकिन इसके जरिए ये सेम ये भी तो पूछ सकते थे क्या होता है। अब दिमाग ये लगाना, में C2 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ हम क्या बना सकते हैं, तो क्या हमारा बनेगा एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करना, तो ये आपके ये करेक्ट आंसर है। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, तो एक बार आप इसके क्वेश्चन को सही से पढ़ना, उसके बाद जो मैंने सोल्यूशन दिया उस सोल्यूशन को पढ़ना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं तो इस क्लास होने के बाद ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग एक बार से वहां भी स्पीड बढ़ाकर रिवीजन कर लेना, जिससे चीजें दोबारा से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, फर्स्ट देखो ऑप्शन ए वाला, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, यह खट्टे पदार्थ बर्तन साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। तुमने देखा होगा जो ऐड आता है किसका, बर्तन धुलने वाला साबुन जो आता है, कौन सा ऐड आता है उसका, बिम जेल वगैरह करके आता है, बिम करके आता है। उसमें क्या होता है, नींबू ऐड किया जाता है। नींबू क्या होता है, नींबू खट्टा होता है, जिससे क्या होता है ये ऑयली जो त्वचा ऑयली चीजें होती है इसे इससे साफ करने में काफी अच्छा मदद करता है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। देखो आगे हो जाएगा, तांबे पर कॉपर ऑक्साइड की क्षारीय यानी बेस परत जम जाती है। नींबू या इमली एसिड होता है जो अम्ल क्षारीय परत को अपक्रिया करके उदासीनी कर देता है तथा हटा देता है, जिससे बर्तन चमकने लगता है। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, और जो नींबू होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जब एसिड इसके साथ क्रिया करता है तो क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और उदासीन हो जाने से क्या हो जाता है, ये जो लगा होता है उसके ऊपर जो भी, तो वो साफ हो जाता है और बर्तन कैसा होता है, चमकने लगता है। तो सेम चीज मैंने बताई थी, जो नींबू होता है वो हमारा अम्ल होता है, तो अम्ल की तरह क्या रिएक्शन करता है, जिससे बर्तन वगैरह साफ हो जाते हैं। सेकंड में हमसे पूछा गया, तो देखो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, ठीक, परंतु इस्पात का नहीं। यानी हमसे ये पूछा गया जो गर्म जल का टैंक बनाते हैं उसमें हम तांबे का उपयोग करते हैं, बल्कि वही हम लोहे की मिश्र धातु है यानी इस्पात का उपयोग क्यों नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो तांबा ऊष्मा का इस्पात से बेहतर सुचालक होता है। अगर करंट की बात की जाए तो जो तांबा होता है वो इस्पात से बेहतर सुचालक होता है, यानी जो करंट जो फ्लो होता है वो अधिकतर किस में हो जाता है, तांबे में। आगे देखो, इसके अलावा लोहा गर्म भाप के साथ अपक्रिया करके संसारित हो सकता है, तांबा पानी या भाप से क्रिया नहीं करता है। अब इसमें एक चीज दी है, गर्म करने पर देखो क्या होता है, लोहा अगर गर्म करते हो, लोहे को अगर हीट दोगे तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो भाप अपक्रिया करके भाप करेगा, यानी संसारित होगा, धीरे धीरे लोहा गलने लगेगा, क्योंकि भाप बनेगी। और पता है भाप लोहे को जब नमी मिलती है तो कहीं ना कहीं संसारित होने लगता है यानी गलने लगता है। लेकिन वही बात की जाए तावे की, तो तावा पानी या भाप के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाले पॉइंट में दिया गया है, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी वस्तु काली हो जाती है। यानी जो चांदी की चीजें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, उन पर जो परत जमती है वो काली हो जाती है। जैसे तुमने देखा होगा गहने वगैरह में जो तोड़ियां वगैरह लेडीज पहनती हैं, वो किसकी होती हैं, चांदी की होती हैं। जब वो चांदी की होती हैं तो
इससे क्या होता है, चांदी के होने के बाद इनमें काली परत जम जाती है। आप वेट करो 1 सेकंड, मैं जस्ट अभी आ रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आप लोग अपने माइक ऑन करके प्लीज कोई बोल के बताओ, माइक ऑन करके आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है। ठीक, चलो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। वो ये कॉल आ गई थी एक इम्पोर्टेंस वजह से मैंने आप लोगों को ब्रेक दे दिया थोड़ा। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। काफी बार बार कॉल आ रही तो रिसीव करना भी जरूरी था। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ जहीं था। हाँ, शायद इधर ही चल रहा था मैं। हाँ, तो देखो मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा चला था, थर्ड पॉइंट था, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु को काली हो जाती है। तो जैसे मैं एग्जांपल में आप लोगों को बता रहा था कि जो महिलाओं के लिए जो गहने वगैरह होते हैं, तोड़ियां वगैरह जो होती हैं, उन्होंने देखा वो चांदी की होती हैं। लेकिन जब वो चांदी की होती है तो उन्हें कुछ टाइम पर देखो वो काली पड़ जाती है। जब न्यू लेके आते हैं तो एकदम शाइनिंग मारते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो कैसे होती हैं, काली पड़ जाती है। तो वो इसका ही प्रभाव होता है। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, चांदी हवा में मौजूद रहकर यानी सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी A2GS पर बनाती है, जो कलर की होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी चांदी होती है वो क्या होती है, जब खुले रहती है हवा के संपर्क में आती है तो क्या करती है, सल्फर के साथ अपक्रिया करती है। और जब सल्फर के साथ अपक्रिया करती है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जो परत कैसी होती है, काले रंग की। तो याद रखना कि जो चांदी होती है वो हवा में आने के बाद काली पड़ती है। तो किस वजह से पड़ जाती है, क्योंकि उसके वो हवा में जब आती है तो क्या करती है, सल्फर के साथ अपक्रिया करती है, जिससे सल्फाइड बनाती है यानी A2GS बनाती है, जिसके ऊपर एक काली परत बनती है। आगे देखो हमसे पूछा गया था, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक तथा जिंक बजाय टिन का लेप होता है। या तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर होता है, उनपे जिंक की बजाय हम जो टिन का लेप करते हैं वो क्यों करते हैं, तो वो हमसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो जिंक यानी Zn। टिन क्या होता है, टिन की अपेक्षा अत्यधिक अक्रियाशील धातु है। जिंक खाने में मौजूद खट्टे पदार्थों के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बना सकता है, जबकि टिन कम अक्रियाशील होने के कारण ऐसा नहीं होता है। हमसे ये पूछा गया था, जो खाने के पदार्थ होते हैं ना, जो हम कवर वगैरह करते हैं, डिब्बे वगैरह होते हैं, इनके ऊपर जो लेप लगाते हैं वो जिंक का क्यों नहीं लगाते, टिन का ही क्यों लगाते हैं। तो मेन वजह क्या होता है, जिंक किसके साथ, जिंक खाना में जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके साथ क्रिया करके क्या बना सकता है, विषैले पदार्थ। तो इस वजह से हम उस चीज का उपयोग करते हैं, टिन का, क्योंकि टिन कैसा होता है, अक्रियाशील, यानी टिन कोई भी रिएक्शन नहीं करता है खट्टे पदार्थों के साथ। तो इस वजह से हम किसका उपयोग करते हैं, टिन का। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। तो 7 हमें निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है, जिसमें फर्स्ट दिया गया है विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण पर। जो हमें टिप्पणी करनी है वो विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण पर करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, यह शुद्ध धातुओं जैसे तावा जिंक को शुद्ध करने की विधि है। विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण क्या होता है, इसमें किया जाता है, जो अशुद्ध धातु होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने की विधि है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली पट्टी कैथोड बनाया जाता है, तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। इनमें क्या किया जाता है, देखो दो छड़ें ली जाती हैं, एक कैथोड ले लेते हैं हम, एक एनोड लेते हैं, दो छड़ें ले लेते हैं और इन पर क्या करते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो एनोड होता है वो पतली पट्टी कैथोड के ऊपर बनाई जाती है, और एनोड अधातु की जो एनोड होता है उससे बनाया जाता है। तो जब इनमें करंट फ्लाई करते हैं तो जो कैथोड होता है, कैथोड पर क्या होता है, शुद्ध धातुएं जमा हो जाती हैं। धातुओं को जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें दो चीजें बनती है, एक एनोड बनता है, एक कैथोड। दो पट्टी लेते हैं कैथोड और एनोड की।
यानी दो छड़ें लेते हैं, तो जब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमारा कैथोड वाला रहेगा उस पर जाकर के शुद्ध धातुएं एकत्रित हो जाती हैं, जिसे ही विद्युत अपघटनी परस्करण भी कहते हैं। नेक्स्ट देखोगे 7 का सेकंड में पूछा गया ब्रंजक चूड़ क्या होता है। अगर तुमने कल की क्लास भी अच्छे से इंपॉर्टेंट से साथ की तो कल वाली भी क्लास में ब्रंजक चूड़ पढ़ाया, परसों की क्लास में भी मैंने ब्रंजक चूड़ पढ़ाया, उससे पहली क्लास में भी मैंने ब्रंजक चूड़ आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था। और मैंने ये भी बोला था ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मॉडल पेपर में भी ये ब्रंजक चूड़ दिया गया है। तो ब्रंजक चूड़ क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। यह शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। इसका उपयोग वस्त्र व्यंजक में या कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था सफेद कलर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या था, ब्रंजक चूड़। इसका कलर करने के उपयोग में भी इसे हम यूज में लाते हैं, या कीटाणुओं को जो जल में कीटाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके निर्माण की बात की जाए, इसे बनाया कैसे जाता है तो याद रखना, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर। 7 का जो थर्ड वाला पॉइंट था वो हमसे पूछा गया आयनिक यौगिक के गुणधर्म पूछे गए, यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गुणधर्म बताने हैं हमें। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, तो आयनिक यौगिक के गुणधर्मों की बात की जाए तो देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट है ये कठोर ठोस होते हैं, सेकंड हो जाएगा इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, और थर्ड हो जाएगा ये जल में घुलनशील होते हैं, और फोर्थ दिया गया गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में होंगे या विलयन फॉर्म में होंगे तो इनमें क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होती है। तो इसी के साथ हमारे दो पोर्शन समाप्त हो रहे हैं केमिस्ट्री वाला। अब केमिस्ट्री वाले में हमारे पास क्या बची हैं, रिएक्शंस बची हैं। अब देखो तुम लोगों को कुछ चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, तो इस वजह से अब मैं क्वेश्चन भी तुमसे करूंगा। एक तो समीकरण संतुलित करने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो अब तुम लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा पहले मैंने ऑलरेडी इनका सोल्यूशन लिख रखा है, तो सोल्यूशन लिखने से पहले मैं बताता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन देखोगे अथवा में दिया गया समीकरण को संतुलित करना है। इसमें फर्स्ट दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब माइक ऑन कर लीजिए सभी लोग और ये बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। माइक ऑन करके आंसर कीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी। सर आ रही है, पता नहीं हमें। सब पता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो पता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा। ये भी नहीं पता बेटा। देखो ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, सोल्यूशन दे रखा है, तो वो चाहो तो मैं एक बार आपको करा भी सकता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला था, जैसे मैं इधर दिया गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो वाले ये रिएक्शन दिए, इरेज ही कर लो इसे। हमसे देखो रिएक्शन में पढ़ोगे तो क्या दिया गया फर्स्ट वाले में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH। ठीक, इसका वोल्ट वाइज। प्लस में क्या दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ रिएक्शन करता है। उसके बाद क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 होता है। उसके बाद क्या बनाता है, जल बनाता है। जल क्या होता है, H2O। ये ऑलरेडी हमें दिया है। अब हमें बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए Ca इधर भी है, Ca इधर भी, बैलेंस हमें कुछ भी नहीं करना, OH होल्ट वाइज। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। हाइड्रोजन दो इधर भी है, और ऑक्सीजन देखोगे तो कितने हैं, दो इधर हैं और दो इधर, चार ऑक्सीजन है। तो इधर देखोगे तीन ये तीन ये, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें इसमें कुछ बैलेंस ही नहीं करना था। तो ऑलरेडी ये वाला बैलेंस ही दिया गया है। सेकंड देखो जिंक सिल्वर नाइट्रेट। जिंक क्या होती है हमारी, Zn। सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा, AgNO3। निकलेगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी Al, Cl3 निकल जाएगा।
उसके बाद क्या निकल रहा है, कॉपर, कॉपर क्या होता है, सीयू निकल रहा है। अब हमें बैलेंस करना है, सॉरी, ये साथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सही था। उसके बाद जिंक नाइट्रेट निकालना था, ये गलत लिख दिया, नीचे वाला लिख दिया। क्या निकालना था, जिंक नाइट्रेट, यानी क्या हो जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, Ag। अब हमें बैलेंस करना था, देखो Zn हमारी सेम है, Zn सेम है, मैं Zn में कुछ नहीं करना था, Ag भी सेम है, लेकिन NO3 का होल ट्वाइस दिया गया है। NO3 कितनी है, इधर सिंगल इधर डबल है, तो अब NO3 इधर डबल करने के लिए क्या करोगे, इधर आगे 2 लगा दोगे। अब जब 2 लगा दोगे तो NO3 तो बैलेंस करने नहीं, लेकिन Ag डबल हो जाएंगे, तो Ag के लिए क्या लगा दोगे, आगे 2 लगा दोगे। तो सेम इक्वेशन में देखोगे इधर सेम वही दिया गया है। नेक्स्ट देखोगे हमारा एल्यूमिनियम दिया गया है। एल्यूमिनियम क्या होता है, Al होता है, प्लस क्या दिया गया है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl होता है। एरो के बाद क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी AlCl3 दिया गया है। उसके बाद क्या निकला है, कॉपर, यानी Cu निकल रहा है। अब बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो Al ऑलरेडी हमें इधर भी दिया गया है, इधर भी दिया, बैलेंस है। इधर Cl हमें कितने दिए, 3, इधर कितने दिए, सिंगल, तो इधर क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। इधर 3Cl हो गए इधर। अब Cu कितने हो जाएंगे, 3, तो इधर भी 3 लगा दोगे। तो ये इस प्रकार से बैलेंस करके इधर भी दिया गया। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट में क्या दिया, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, क्या होता है, BaCl2। प्लस में क्या दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्या होता है, के होता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4, तो क्या हो जाएगा, K2SO4। एरो के बाद क्या निकल रहा हमारा, बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4। प्लस में क्या दिया गया है, पोटेशियम क्लोराइड, यानी KCl। अब देखो हमें बैलेंस करना है, Ba सिंगल है, कुछ भी दिक्कत नहीं, SO4 सिंगल है, SO4 सिंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत क्या कर रहा है, के इधर सिंगल है, इधर डबल है, तो क्या करोगे, इधर आगे 2 लगा दोगे। जब इधर 2 लगा दोगे तो Cl कितने हो गए, डबल हो गए। अब Cl भी बैलेंस हो गया हमारा, K भी बैलेंस, तो सेम यही इक्वेशन इधर देगी बैलेंस करके। देखोगे फिफ्थ नंबर पर हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी H दिया गया और क्लोरीन Cl दिया गया है, Cl2। एरो के बाद क्या निकला है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl निकल रहा है। अब बैलेंस करना बिल्कुल क्लियर है, हाइड्रोजन डबल है, क्लोरीन डबल है, तो इधर 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो। सेम इक्वेशन यही दी गई। आगे तुम देखोगे तो दिया गया जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3। ZnCO3 नहीं, कुछ भी नहीं दिया, प्लस नहीं दिया गया, तो एरो लगा लो। निकालना क्या है, जिंक ऑक्साइड, यानी क्या हो जाएगा, ZnO। प्लस में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑलरेडी ये भी बैलेंस ही है, तो हमें इसमें भी कुछ बैलेंस ही नहीं करना था। तो इस प्रकार से अपक्रियाएं दी गई हैं। देखो कुछ 2 साल से समीकरण संतुलित करने को नहीं दिए जा रहे हैं। अब ये समीकरण हो सकता है तुम्हें हिंदी फॉर्म में दे दिए जाएं लिखित रूप में, इसके बाद फॉर्मूले में तुम्हें खुद लिखना पड़े, या ऐसा ना दिया जाए तो तुम्हें समीकरण दे देगा, उसके बाद संतुलित करने को दिया है। जो मैक्सिमम आते हैं वो तुम्हें डेफिनेशन फॉर्म में ही दिए जाएंगे, सूत्र तुम्हें खुद से लिखने होंगे। तो इधर से हमारा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी पूरा समाप्त हो गया। अब जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है थर्ड पार्ट, यानी बायोलॉजी वाला पार्ट। सबसे अच्छा ये चीज देखो, तुम्हें फॉर्मेट जो दिया जा रहा है क्वेश्चन आंसर का, वो फॉर्मेट कैसा दे रहा है। अभी हम जो अनसॉल्व सॉल्व कर रहे थे, उन अनसॉल्व में देखोगे तो उनमें नॉर्मल फॉर्म दिए गए, नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, छोड़ दिया गया। अब देखो बायोलॉजी का जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट दिया गया, वो देखो कैसे पूछा गया है। अच्छा, इसे मैं इधर से पढ़ाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन दिखाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इस पर पेन भी चल जाएगा तो अच्छे से रीड कर पाओगे। दिया गया निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, जैसे हिंदी में आता है एक गद्यांश आता है, उसे पूरा हमें पैसेज आती है, पैसेज को पढ़ो, फिर उसके नीचे आंसर दिए जाते हैं, उस हिसाब से देना। ये बायोलॉजी में कंडीशन बना रखी है, पढ़ो सही से। स्वपोषी जीवन का कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है।
यानी जो स्वपोषी जीव होते हैं उनकी जो ऊर्जा पूरी होती है वो कार्बन तथा ऊर्जा किससे दूर होती है? प्रकाश संश्लेषक के द्वारा। यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बोनेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा, पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति की हमारे अंदर देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए हुए भोजन में उत्पन्न ऊर्जा कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाते हैं। अभी हमें पूरा पैराग्राफ दिया गया, अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछे गए हैं। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो हमने ऊपर लिख रखा था, क्या था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो किससे होते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर लिखिए। तो अंतर अभी मैं नीचे आप लोगों को करा दूंगा। पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी अभी मैं सोल्यूशन में कराऊंगा। पौधों में कार्बन किस प्रकार से संचित किया जाता है? आइए इनके तीनों के जो आंसर होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इधर देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, का वाला क्वेश्चन क्या है? पौधे किस प्रकार के में अपना भोजन प्राप्त करते हैं? इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। उसके बाद इससे हमसे डिफरेंस पूछा गया था विषमपोषी और स्वपोषी में। तो याद रखना, ये रहा हमारा स्वपोषी और ये रहा विषमपोषी। तो स्वपोषी क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी में कैसे हो जाएंगे? जैसे हरे पौधे। और विषमपोषी में क्या होता है? वे जीव जो दूसरे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर। तो जैसे पौधे या जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर, जैसे पौधों या जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा? मानव या जानवर। देखो मानव क्या होता है? पौधों को भी खाता है और अन्य चीजों को भी खाता है। और जानवर भी सेम, पौधे भी खाते हैं, और जैसे कुछ शाकाहारी भी होते, कुछ मांसाहारी भी। तो शाकाहारी वाले तो घास घास वगैरह खा लेते हैं, मांसाहारी मांस वगैरह तो वो जीवों को खाते हैं। तो स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर क्या हो जाएगा? स्वपोषी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, विषमपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। थर्ड में हमसे पूछा गया था, पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमसे रासायनिक समीकरण पूछा गया था। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? जैसे जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाने की उनकी प्रक्रिया क्या रहती है? तो उनकी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने लोगों को अच्छे से पता है, पौधे जो होते हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं वो जड़ों से बनाते हैं, जड़ों से बनाते हैं। अच्छा ये तो कितने लोगों को, अच्छा माइक ऑन करके सभी लोग ये बताओ, हम लोग जो अपनी गैस छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं और कौन सी गैस लेते हैं? श्वास में जो गैस लेते हैं वो कौन सी छोड़ते हैं और कौन सी लेते हैं? बताओ क्या हो जाएगा इसका? कार्बन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या होता है? हम कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधों में जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधे करते कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और जल के साथ अपक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनता है जिसमें ऑक्सीजन तथा जल बनता है। तो सेम रिएक्शन ये लिखा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जैसा होता है 12 लेते हैं जल के H2O के साथ। तो इसके साथ रिएक्शन आती है, हमारा ये होता है ग्लूकोज। ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज बन जाता है। ये ऑक्सीजन बन जाती है, जल बन जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जल के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन जल का निर्माण होता है। और यही प्रोसेस होती है क्या? पौधों की भोजन बनाने की। घ नंबर में दिया गया, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संचित होता है? तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में दिए गए चित्र क्या है? ABCD बिंदुओं पर संबंधित भाग के नामांकित कीजिए। यानी जो चित्र दिया गया है, चित्र में हमें नाम फिल करने हैं।
जूम करके दिखाता हूँ। ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में नाम फिल करने हैं। बिंदु दिए गए हमें ए बी सी डी। अब नाम पूछा गया, जैसे ए ये यहाँ पर दिया गया है, ए पॉइंट दिया गया। तो अगर तुम्हें ये चित्र सही से याद होगा तो ये चित्र क्या है, इसका है संघ। एक ही जगह पर हम क्या फिल करेंगे, संघवाहिनी। संघवाहिनी ये क्या होता है, जहाँ संघवाहिनी जहाँ क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। सेकंड दिया गया है हमें वी। वी में क्या भरना है, ये जो ब्लैक लाइन जो जा रही है इसका नाम लिखना है। तो ये क्या होता है, वृक्क धमनी की शाखा होती है। क्या होती है, वृक्क धमनी की एक शाखा है जो दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वृक्क, इनमें क्या फिल करोगे, वृक्क धमनी की शाखा। ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लाती है। जो हमारा जल दो प्रकार से, सॉरी, रक्त होता है दो प्रकार से फ्लो करता है, एक जो शुद्ध रक्त होता है, एक अशुद्ध। हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, जो रक्त यानी जो दिल क्या काम करता है, जो हमारा रक्त यानी खून होता है, ब्लड को उसे क्लीन करता रहता है, यानी शुद्ध करता रहता है। तो जो अशुद्ध जल रक्त लाता है वो कौन लाता है, वृक्क यानी धमनियां लाते हैं। तो बी में हम क्या फिल करेंगे, धमनियां। सी में देखोगे, सी में दिख रहा है ये गुच्छे की तरह से गुच्छा हुआ, तो ये क्या होता है, कोश का गुच्छ होता है जो क्या करता है, जहाँ रक्त छनता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर देखोगे तो दो नलकाएं दी जा रही है, इधर से रक्त होकर के भी जाता है, तो यहाँ क्या होता है, रक्त का छन्ना होता है। तो यहाँ क्या भरोगे, कोश का गुच्छ। ऑप्शन डी में देखोगे, ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, यहाँ एरो लगा, ये क्या होता है, बोमन संपुट होता है। ये क्या करता है, प्याले जैसी संरचना जो ग्लोमेरुलस को घेरे रहती है। इधर देखोगे तो ये देखो डी की जगह पर दिया गया है। तो ये चारों जगह हमें कॉलम फिल करने थे। अब देखो पहले एग्जाम में वगैरह में क्या पूछते थे, चित्र तुमसे पूछते थे, चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब चित्रों को तैयार करके रखो, इनके नाम भी याद रखो, कौन सा पार्ट क्या होता है और किस नाम का क्या क्या होता है। डेफिनेशन भी याद रखनी है, ऐसा नहीं डेफिनेशन याद नहीं है, लेकिन पेपर का फॉर्मेट समझो, पेपर कैसे पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। अब हमें से ये भी समझ में आता है, अब हम जो रीड करेंगे टॉपिक को किस हिसाब से करेंगे, चित्र के साथ साथ नाम भी याद रखो कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, इसका कार्य क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, 10 में अंतर पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है किसमें, उत्पादक और उपभोक्ता में। उत्पादक सबको पता होता है, उत्पादक क्या होता है, जो उत्पादन कर रहा होता है, और उपभोक्ता क्या होता है, जिसे यूज कर रहा होता है। तो देखो वही दिया गया है, उत्पादन और उपभोक्ता में अंतर दिया गया है। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या आते हैं हमारे, उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता कौन होते हैं, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हिरण, शेर। अब हमें आंसर करना था उत्पादक और उपभोक्ता में। जैसे पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये अपना भोजन बना रहे होते हैं। और उपभोक्ता कौन होते हैं, जैसे हिरण, शेर वगैरह, ये उन्हें खाते हैं, तो ये क्या हो गए, उपभोग करने वाले। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, द्वितीय उपभोक्ता था, तृतीय उपभोक्ता के बारे में बताना था। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, सेकंड कंज्यूमर। तो देखो सेकंड कंज्यूमर क्या होता है, बेमांसाहारी जीव, बेमांसाहारी, 1 सेकंड, बेमांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। जैसे प्रथम उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हें पता है मेढक हो गए, छिपकली हो गई, ये क्या खाते हैं, मांसाहारी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक हो गया, छिपकली हो गई, ये जो खाते हैं मकुड़ों को खाते हैं, तो ये किस में आते हैं, प्रथम भोग होता है। तो ये उपभोक्ताओं को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता में क्या आते हैं, वे बड़े मांसाहारी जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे तुम्हारा सांप हो गया, बाज हो गया। सांप क्या खाता है, मेढक को खाता है, और बाज क्या होता है, सांप को खा जाता है। मोर हो गया जैसे। तो ये कैसे हो गए, जो बड़े मांसाहारी जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था। थर्ड क्वेश्चन गा में देखो हमसे पूछा गया है, ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार से होता है। ओजोन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, यानी रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के बारे में हमें क्लियर करना था। तो देखो वायुमंडल के ऊपरी भाग में सूर्य की परावैंगनी किरणों को प्रभाव को ऑक्सीजन यानी O2 टूट करके स्वतंत्र ऑक्सीजन O बनाते हैं, जो ऑक्सीजन अणु से जुड़ करके ओजोन बनाते हैं। यानी देखो प्रकाश में देखोगे वायुमंडल में क्या होती है, परावैंगनी सूर्य की जो परावैंगनी किरणें आती हैं वो कहाँ टकराती हैं, हमारी ऑक्सीजन पर। यानी जो O2 होती है उस पर किसका प्रभाव रहता है, अल्ट्रावैंगनी किरणों का। तो जब ये इस पर प्रभाव करता है तो ये किस में टूटता है, ऑक्सीजन अपने अलग अलग दो अणुओं में टूट जाता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब आसमान से आती हैं तो परावैंगनिक किरणें होती हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, यानी O2 के साथ रिएक्शन करती है, तो ऑक्सीजन को अलग अलग अणुओं में तोड़ देती है। फिर इसके बाद क्या होते हैं, ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ये क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। जब ये एकत्रित हो जाते हैं, ऑक्सीजन के अणु जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन यानी O3 का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आगे देखो, अपचय के लिए उत्तरदायी रसायन क्या हो जाएगा, अपचय के लिए उत्तरदायी जो रसायन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, CH3। मुख्य रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसका उपयोग फ्रिज में, AC में होता है। फ्रिज वगैरह में तुमने देखा जो गैस भरी रहती है, जो ठंडा रखती है फ्रिज को, उसमें कौन सी गैस होती है, CFC गैस होती है। ये क्या करता है, फ्रिज वगैरह में भरी रहती है। ये नुकसान पहुंचाती है किसको, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन परत हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें आती है, परावैंगनिक किरणें, ये हम तक आने में कंट्रोल करती है। अगर परावैंगनिक किरणें सूर्य की हमारे पास डायरेक्ट आने लगे तो स्किन रोग हमें हो जाएंगे, जैसे कैंसर वगैरह हो जाती है, ये बीमारियां हो जाती हैं। तो इससे जो ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी CH3 से। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो हमसे पूछा गया है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन प्रक्रिया को समझाइए। तो ये फर्स्ट चैप्टर से ही आता है, ये मानव का चित्र दिया गया है। अब देखो, नामांकित चित्र दिया गया है। देखो, अगर भोजन स्टार्टिंग होता है तो वो हमारा कहाँ होता है, मुख गुहा से। सबसे पहले भोजन कहाँ जाते हैं, मुख गुहा से होते। ये ग्रसनी दी गई है, ग्रसनी से होकर के ग्रसिका से होते हुए कहाँ से आता है, अमाशय से होते हुए ये अग्नाशय, ग्रैडी, इस प्रकार से होते हुए भोजन हमारी बॉडी तक पहुंचता है। ये चित्र किसका दिया है, मानव पाचन तंत्र का दिया गया। अब इसकी जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो भोजन हमारा स्टार्टिंग जाता है, यानी बॉडी में अंदर जाता है, वो कहाँ से जाता है, मुंह से होकर के जाता है। कहाँ से जाता है, मुंह से, माउथ से। फिर सेकंड कहाँ तक, ग्रसिका में पहुंचता है। देखो, स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, भोजन को दांतों को द्वारा चबाया जाता है, जिसमें फिर क्या होती है, भोजन को जब चबाते हैं तो क्या मिलती है, इसमें लार मिलती है, जिससे सलाइवा होती है। लार के साथ ये गीला होता है। इसमें क्या होते हैं, लार में क्या मौजूद होते हैं, अमाइलेज या एंटाइम्स, स्टार्च वगैरह होते हैं, जो पाचन शुरू कर देते हैं। पाचन हमारा स्टार्टिंग जो फर्स्ट फॉल होता है वो कहाँ से हो जाता है, मुंह से। क्योंकि जब हम भोजन को मुंह से चबाते हैं तो भोजन कैसा होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और क्या होता है, गले में अंदर जाता है, तो इसे रसीला पदार्थ, मतलब गीला कर देता है भोजन को। सपोज करो कभी तुमने ऐसा देखा, जब खाना वगैरह खाते हो तो जैसे हमने खाना को मुंह में लेके जाते हैं डायरेक्ट, उससे निगल सकते नहीं, क्योंकि भोजन को हमें चबाना होता है। चबाते चबाते क्या होता है, वो लार लगती है। लार क्या करती है, उसे भोजन को गीला करती है, उसके बाद उसे हम अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है ग्रसिका। ग्रसिका क्या होती है, जो नली हमारे अंदर होती है, भोजन को अंदर लेके जाती है। तो भोजन को क्रमाकुचन गति द्वारा अमाशय तक पहुंचाती है। तो इधर देखोगे, भोजन को ये होती है, क्या होती है, ग्रसिका। भोजन हम यहाँ से मुंह से खाते हैं और ग्रसिका की नली से होते हुए कहाँ से जाता है, अमाशय तक पहुंचाता है। तो ग्रसिका क्या कार्य करती है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, अमाशय। अमाशय क्या करता है, स्टोमच। यहाँ जठर यहाँ जठर रस पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और HCl भोजन में अम्लीय बनाता है। स्टोमच अमाशय में क्या होता है, जठर रस आता है। जठर रस से क्या होता है, प्रोटीन यानी पाचन करता है, जो HCl का अम्लीय बनाता है। जो भोजन जाता है उसे किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन आती है, इसे जठर रस आता है, जो HCl के रूप में बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो क्या आ जाता है, क्षुद्रांत, यानी स्मॉल टेंसिस। इसमें देखोगे, यह पाचन तंत्र का मुख्य स्थल है। यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशी रस यहाँ मिलता है। क्षुद्रांत में क्या होता है, यहाँ से जो यकृत होती है, यकृत से हमारा पित्त रस निकल के आता है, अग्नाशय से अग्नाशी रस निकल के आते हैं, और ये यहाँ पर मिलते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का चूर्ण पाचन होता है। यानी जो पाचन होता है वो पूर्ण पाचन होता है वसा का। यह क्षुद्रांत होता है कहाँ पर, यहाँ देखोगे, ये देखो, ये क्या होते हैं, क्षुद्रांत। इसे हम क्या बोलते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं, जिसे हम आंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंत। तो मुख्य रूप से जो हमारा पाचन होता है वो अमाशय से, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, आंत में। तो ये क्षुद्रांत बोलते हैं, आंत को ही बोलते हैं। तो उसके बाद ये कहाँ से, आंत में क्या होता है, एक रस से पितरस आता है और अग्नाशय से अग्नाशी रस आता है। यहाँ आकर के क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करते हैं। भोजन मुख्य रूप से आकर के कहाँ हमारा टोटल पचता आकर के आंत में आकर के।
और ये पचे हुए भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। आगे देखोगे बृहद बृहदांत। बृहदांत में क्या होता है, देखो आंतें हमारी दो होती है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है और अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वारा बाहर निकल दिए जाते हैं। तो पाचन जो भोजन का होता है वो तो छोटी आंत में ही हो जाता है। सेकंड बड़ी आंत में आकर के ये क्या करते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ये भोजन की पूरी प्रक्रिया रहती है। अब चित्र द्वारा भी दोबारा से समझ लेते हैं। चित्र में ऐसे समझो, भोजन जो हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, हाँ, भोजन हम मुख से स्टार्ट करते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, चबे आते हैं, दांतों द्वारा चबाते हैं, इससे सब ले आते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ी लार मिल जाती है इसमें, उसके बाद ये गीला हो जाता है, उसके बाद ये ग्रस्ता नली से होते हुए कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय में इसमें एसीएल वगैरह अम्ल वगैरह आते हैं, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद ये कहाँ जाता है, किसमें जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, पित्रस से एक रस से पित्रस आता है, ठीक, ये एक रस से पित्ताशय आता है, यहाँ से पित्रस निकल के आता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है, और यहाँ आकर के ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह में टूट जाती है। उसके बाद ये खाना कहाँ जाता है, हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाकर के ये क्या कार्य करते हैं, जल को ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें मलाशयनी गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे खाने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे लास्ट देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन अथवा में दिया जाता है, अथवा में हमें मैचिंग करानी है। 6 नंबर का देखो, सबसे कितना चीज होते हैं, 6 नंबर में लिखने को आता है लगभग 150 वर्ड लिखने को आते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, 6 नंबर में हमें मैचिंग दे दी। पेपर का फॉर्मेट देखो, हमें जो मैच करने है वो मैच करना है। अब मैच करने थे, देखो मैंने आंसर सॉल्व कर रखे हैं। फर्स्ट दिया गया है हमें रंध्र से, तो जो रंध्र का हमारा जो मैच होता है वो रंध्र का किससे होता है, हरित लवक से। रंध्र का जो मैच हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, हरित लवक यानी खाद से हो जाएगा। उसके बाद अमीबा दिया, अमीबा किससे हम करेंगे, कूटपाद से हो जाएगा। थर्ड में दिया स्वयंपोषी, स्वयंपोषी यानी जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं, पौधे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पौधे, घासे दिया गया। उसके बाद फुसफुस होता है, इसका क्या होता है, फेफड़ों से इकाई होती है, तो इससे कूपकास हो जाएगी। फुसफुस क्या होता है, कूपकास, कूपका होती है, फेफड़ों की इकाई होती है। उसके 5 नंबर पर दिया गया अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, रेंजिन या गोंद द्वारा, जो पौधों के अपशिष्ट होते हैं। तुमने देखो पौधों पर जो पेड़ वगैरह होते हैं उन पर क्या होता है, गोंद निकलता है, वो क्या होता है, इनका अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट उत्पाद अतिरिक्त निकलता है। 6 में देखो मानव मस्तिष्क। अब मानव मस्तिष्क कहाँ होता है, मानव मस्तिष्क एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो इसका मैच किससे हो जाएगा, हाइपोथैलेमस से। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा पेपर होता है, पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। अब एक सेकंड, अब आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए। अब ये बताओ, ओवरऑल समझ में आया, यस सर। जितनी चीजें पढ़ाई वो क्लियर हो गई ना आप लोगों को, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। नहीं। देखो कुछ चीजें, टाइमिंग का इशू रहा, 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, अब 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो रहे हैं। चीजें स्पीड के साथ भी कुछ पढ़ाई है मैंने। अब इसके साथ क्लास एंड जैसी होती है उसके बाद मैं इसका आपको जो सोल्यूशन पीडीएफ है, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, तो पीडीएफ भी पढ़ लेना। अब देखो ओवरऑल पेपर करने से हमें क्या चीजें मिलती है, जैसे अनसॉल्व सॉल्व करते हैं, तो अनसॉल्व से हमें जो लास्ट ईयर आते हैं क्वेश्चन वो पता चलता रहता है, लेकिन आगे जो पूछे जाएंगे, आप यहाँ से देखोगे पेपर का फॉर्मेट कितना चेंज हुआ। हमने प्रीवियस ईयर कितने भी क्वेश्चन देखोगे, कभी क्वेश्चन ऐसे आए लॉन्ग में, कभी मैचिंग करने को आए, कभी लॉन्ग में मैचिंग नहीं आए। उसके बाद हमें कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए, चित्र दे दिया गया, उनके नाम फिल करवाए हो, कभी नहीं होता। और सोचो हिंदी में जैसे पैराग्राफ दे दिया जाए तो उसके आंसर छाटने होते, ऐसे तो कभी बायोलॉजी में आते ही नहीं। बायोलॉजी में इस हिसाब से क्वेश्चन दिए। फिर बोर्ड पेपर हमें जो बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर जारी किया जाता है उससे हमें ये रियलाइज होता है कि पेपर आखिर हमारा आता कैसा है। तो सब चीजें आप लोगों को क्लियर है, यस सर। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों का। तो फिर अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अवेलेबल रहेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लास हो जाती है, यूट्यूब पर ही जाती है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप वहां से जाकर के भी देख सकते हो।
और उसके बाद ये पीडीएफ मैं अभी जस्ट क्लास में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हो। तो चलिए, फिर टाइम भी काफी हो चुका है, आप लोग जो भी क्लास के साथ जुड़े रहे, आप लोगों ने भी काफी मेहनत की, काफी लोग क्लास में आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कुछ देर क्लास को वॉच किया, उसके बाद निकल गए। देखो मैंने कल भी बताया था, लगभग वैसे तो क्लास 35 से 40 मिनट चलती थी, आज क्लास हमारी लगभग 2 घंटे की हो चुकी है। और 2 घंटे क्लास के साथ बैठना आम बात नहीं होती है, क्योंकि अब सपोज करो मैं यहाँ कोई आपको फनी जोक वगैरह तो नहीं सुना रहा था, आपके सामने फोन रख के आप लोग बैठे हो, स्क्रीन में चल रही है, परमानेंट 2 घंटे पढ़ना आम बात नहीं होती है, वो भी सिर्फ क्या, पढ़ाई की चीजें। तो स्टार्टिंग में क्लास में काफी लोग आए और चले भी है, और आप लोगों ने इतने साथ मेहनत के साथ अगर 2 घंटे क्लास की है, तो आपको उम्मीद ये मैंने इस हिसाब से पढ़ाया कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मिला ही होगा। यानी आप लोगों को ये ऐसा महसूस नहीं होगा कि 2 घंटे क्लास करने के बाद हमने अपना टाइम वेस्ट किया है। आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी, और जो खास करके 10th वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एक पूरा फॉर्मेट पता चलेगा कि पेपर ऐसे भी आ सकता है। तो क्लियर हुआ सभी लोगों को सब कुछ? यस